नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है और वैसे भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो पूरी वीडियो को देखिएगा और लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी ज़रूर लगाइएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो भारत में चुनाव होता है ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव होता है, तो इसको कराना बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो 2024 का भारतीय आम चुनाव 19 अप्रैल 2024 से लेकर 1 जून 2024 तक चलेगा और 18वीं लोकसभा के सदस्यों का चुनाव इसके द्वारा निर्धारित होगा। तो ये कौन सी लोकसभा होगी? 18वीं लोकसभा का चुनाव चल रहा है। तो चुनाव के दौरान 18वीं लोकसभा के कुल 543 सदस्य चुने जाएंगे। तो 543 सीटों पर ये वोटिंग चल रही है, जो कि 7 चरणों में होगी और चुनाव के नतीजे 4 जून 2024 को घोषित किए जाएंगे। और यह देश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा चुनाव होगा, जो 2019 के भारतीय आम चुनाव को भी पीछे छोड़ देगा, जो कि 44 दिन तक चलेगा। और ये चुनाव 44 दिन तक चलेगा। तो ये तो लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है, इसी के साथ 4 राज्यों के विधानसभा के भी चुनाव होंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के साथ किन 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हुए हैं। तो 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो सिक्किम, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इन 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव साथ में हो रहे हैं। तो जो सिक्किम है वहाँ पर कितनी विधानसभा की सीटें हैं जिन पर चुनाव होगा? तो 32। ओडिशा में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो 147, 147। अरुणाचल प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो 60। और आंध्र प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो 175। तो इनकी विधानसभा सीटें और कौन कौन से राज्य हैं ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव हो रहा है और इन्हीं के साथ इन 4 राज्यों में भी विधानसभा का भी चुनाव हो रहा है। सिक्किम, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि 2024 का जो चुनाव हो रहा है ये कितने चरणों में हो रहा है? तो 7 चरणों में हो रहा है। पहले फेज़ की वोटिंग कब हुई थी? तो 19 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। और 7वें चरण की वोटिंग कब होगी? तो 1 जून को होगी। और रिजल्ट कब आएगा? तो 4 जून को इसका रिजल्ट घोषित हो जाएगा। तो 7 चरणों में ये चुनाव होगा। ये चरण याद रखिएगा। कितने फेजेस में? तो 7 फेजेस में ये चुनाव होगा। तो ये चुनाव करवाएगा कौन? तो निर्वाचन आयोग करवाएगा, चुनाव आयोग करवाएगा। और चुनाव आयोग को चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसने दी है? यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में ये बताया गया है कि जो चुनाव होगा ये निर्वाचन आयोग करवाएगा? तो संविधान ने अनुच्छेद 324 में ही निर्वाचन आयोग को यानी कि इलेक्शन कमीशन को चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी है। तो याद रखिएगा, ये अनुच्छेद पूछा जा सकता है। तो अनुच्छेद 324 में ये बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होगी चुनाव कराना। और भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ये भारत के चुनाव आयोग का प्रमुख होता है। तो इलेक्शन कमीशन का हेड कौन होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसे मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं। तो इन्हें अपॉइंट कौन करता है? यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निर्वाचित कौन करता है, नियुक्त कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति इनको अपॉइंट करते हैं। और इनकी अवधि कितनी होती है? टेन्योर कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ये इनकी अवधि होती है मुख्य चुनाव आयुक्त की। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो सुकुमार सेन। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो सुकुमार सेन ये पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। अगर मैं आपको बताऊं तो वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो राजीव कुमार ये वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और इनकी सहायता के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं। एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, और इनकी सहायता के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं निर्वाचन आयुक्त। तो इलेक्शन कमिश्नर कौन है वर्तमान में? तो पहले हैं ज्ञानेश कुमार और दूसरे हैं सुखबीर सिंह संधू। ये दोनों निर्वाचन आयुक्त हैं। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है?
तो राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो ये दिशा पब्लिकेशन की क्वार्टरली करंट अफेयर सीरीज़ का वॉल्यूम 1 है, जिसमें आपको जनवरी से लेकर मार्च 2024 तक का करंट अफेयर मिल जाएगा। और ये बुक दोनों ही मीडियम हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। और इस बुक के साथ आपको स्टैटिक जीके की बुक भी फ्री मिल जाएगी। तो इस बुक में आपको जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं जनरल स्टडी की फील्ड में और स्टेट वाइज अपडेट आपको इस बुक में मिल जाएगा। और ये बुक आपको फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। तो ये 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है और वर्तमान में जो 17वीं लोकसभा है इसका टेन्योर कब तक है, तो 16 जून को 17वीं लोकसभा खत्म हो जाएगी। तो उससे पहले 18वीं लोकसभा का चुनाव कराना जरूरी है। तो इसीलिए 543 सीटों पर लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें से जनरल के लिए 412 सीटें और एससी कास्ट के लिए 84 सीटें रिजर्व हैं और एसटी के लिए 47 सीटें रिजर्व की गई हैं। ये आपको याद रखना है कि अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें रिजर्व की गई हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें रिजर्व की गई हैं। और जो इस बार का लोकसभा चुनाव हो रहा है ये कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है, इस बात का आप अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं कि जो वोटर्स की गिनती है, रजिस्टर्ड वोटर्स कितने हैं, तो लगभग 97 करोड़ 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं जो कि वोट में हिस्सा लेंगे। और इसके लिए कितने पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं जहां पर जाकर आप अपना वोट देंगे, तो 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। और इसके लिए इन पोलिंग स्टेशन की रक्षा के लिए 1.5 करोड़ के लगभग सिक्योरिटी स्टाफ और पोलिंग ऑफिशियल को नियुक्त किया गया है। और कितनी ईवीएम का सहारा लिया गया है इस बार चुनाव कराने के लिए, तो 55 लाख ईवीएम का सहारा लिया गया है। और इन ईवीएम के ट्रांसपोर्टेशन के लिए 4 लाख व्हीकल को लगाया गया है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव होने जा रहा है। तो इसकी जिम्मेवारी भी इतनी बड़ी है कि लगभग 97 करोड़ वोटर्स इसमें भाग लेंगे। एग्जैक्ट बताया जाए तो 96.8 करोड़ वोटर्स, जो कि लगभग 97 करोड़ होता है, रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। जिसमें से मेल वोटर्स कितने हैं, पुरुष वोटर्स कितने हैं, तो 49.7 करोड़ पुरुष वोटर हैं और 47.1 करोड़ महिला वोटर हैं। ये आपको पता होना चाहिए। पूछा जा सकता है कि मेल वोटर कितने हैं और फीमेल वोटर कितने हैं, तो 49.7 करोड़ मेल वोटर्स हैं और 47.1 करोड़ फीमेल वोटर हैं। और इस बार फर्स्ट टाइम वोटर्स कौन हैं, यानी कि जिनकी आयु 18 से लेकर 19 वर्ष है, तो 1.8 करोड़ वोटर्स फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जो कि पहली बार अपना वोट देंगे। और 88.4 लाख दिव्यांग वोटर्स हैं, यानी कि PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी। दिव्यांग वोटर्स की संख्या है 88.4 लाख और 19.1 लाख सर्विस इलेक्टर्स हैं। और इसमें से 85 प्लस एज के वोटर्स कितने हैं, तो लगभग इनकी संख्या 82 लाख है जो कि 85 प्लस एज की हैं। और 48,000 ट्रांसजेंडर हैं। 19.74 करोड़ यंग वोटर्स हैं। तो यंग वोटर्स किन्हें माना जाता है, जिनकी आयु 20 से लेकर 29 साल की है, तो 19.74 करोड़ यंग वोटर्स हैं। और 2.18 लाख वो वोटर्स हैं जो कि अपनी आयु 100 वर्ष पूरा कर चुके हैं, यानी कि इनकी आयु 100 वर्ष या इससे ज़्यादा है। तो ये सभी डाटा आपको याद नहीं करना, आपको बस इतना याद करना है कि इस बार रजिस्टर्ड वोटर्स कितने हैं, तो लगभग 97 करोड़। और इसके साथ आपको मेल और फीमेल वोटर्स ये तो पता होना चाहिए। तो 49.7 करोड़ मेल वोटर्स हैं और 47.1 करोड़ फीमेल वोटर्स हैं। और फर्स्ट टाइम वोटर्स कितने हैं, तो 1.8 करोड़ ये फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। तो इतना तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं तो इस बार के लोकसभा चुनाव का टैगलाइन क्या है। तो इलेक्शन कमीशन ने इस बार कौन सी टैगलाइन दी है, तो चुनाव का पर्व देश का गर्व। याद रखिएगा टैगलाइन क्या है, आपसे पूछी जा सकती है। तो चुनाव का पर्व देश का गर्व, ये इस बार की लोकसभा चुनाव की टैगलाइन है। तो इलेक्शन कमीशन ने ये हाईलाइट किया है कि जो यूथ है ये हमारी डेमोक्रेसी के फ्यूचर हैं। तो फर्स्ट टाइम वोटर्स कितने हैं, हमने पीछे देखा, तो 1.8 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। और यंग वोटर्स कितने हैं, तो 19.74 करोड़ ये यंग वोटर्स हैं। और यंग वोटर्स को वोटिंग के लिए मोटिवेट करने के लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई गई, आई वोट फॉर श्योर। यह हैशटैग था आई वोट फॉर श्योर।
और इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर इलेक्शन को और भी अच्छे तरीके से कराने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया है, आईटी का भी इस्तेमाल किया है। जैसे VHA ऐप है, जहाँ पर आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं वोटर आईडी के लिए, और मतदाता सूची में आप अपना नाम भी चेक कर सकते हैं। तो ये VHA ऐप है जहाँ पर आप वोटर आईडी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, और अगर आपकी वोटर आईडी बनी है तो इस ऐप पर आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा C-Vigil ऐप है, जहाँ पर आप कोई भी कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर कोई भी धांधली दिखाई दे रही है तो इस ऐप पर जाकर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा KYC ऐप है, जहाँ पर आप कैंडिडेट के द्वारा जमा किए गए एफिडेविट को देख सकते हैं, और जिन कैंडिडेट के खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड है ना, वो भी आप इस पर चेक कर सकते हैं। तो जो KYC ऐप है, जो भी आपके यहाँ लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रहा है ना, उसके बारे में उसके एफिडेविट को आप देख सकते हैं यहाँ पर जाकर। अगर उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है ना, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने सुविधा पोर्टल भी बनाया है, जहाँ पर जाकर कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। तो इस बार इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को अच्छे से कराने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया है। और इसके साथ इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के दौरान 4M चैलेंजेस को हाईलाइट किया है। तो ये कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिन्हें 4M कहा जा रहा है? तो पहला M है मसल यानी कि ताकत। तो चुनाव में ताकत का सहारा लेकर धांधली हो सकती है। तो ये चैलेंजेस हैं इलेक्शन कमीशन के आगे, ताकि चुनाव को अच्छे तरीके से कराया जा सके। तो कौन कौन से चैलेंजेस हैं, इसे 4M से दर्शाया गया है। पहला M है मसल यानी कि ताकत। दूसरा M है मनी यानी पैसा। तीसरा M है मिस इन्फॉर्मेशन गलत जानकारी। और चौथा M है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि जो आचार संहिता लागू है इसका उल्लंघन ना हो। तो ये 4M आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो चारों आपको पता होना चाहिए, मसल, मनी, मिस इन्फॉर्मेशन और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में पहला आम चुनाव 1951 और 52 में हुआ था। और 1951-52 में जब पहला आम चुनाव हुआ था ना, तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आम चुनाव के माध्यम से चुने गए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो इलेक्शन हुआ था पहला, इसमें कौन से प्रधानमंत्री चुने गए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी कि किसी को अगर लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो उसकी मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और इसके साथ ये याद रखेगा कि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1988 में लाया गया था, इसके तहत मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। पहले जो वोट देने की एज थी ना, वो 21 वर्ष थी, इसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है। तो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसके तहत मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। और इस संशोधन का परिणाम यह हुआ था कि जब 1989 में चुनाव हुए थे, 10वें आम चुनाव, तो उसमें 18 से 21 वर्ष के जो आयु के कितने लोग थे? क्योंकि पहले जो 21 वर्ष या इससे ऊपर की आयु सीमा के लोग थे वही मतदान में भाग ले सकते थे। लेकिन अब 18 से लेकर 21 वर्ष के कितने लोगों ने पहली बार भाग लिया था? तो तकरीबन 3.5 करोड़ मतदाताओं ने पहली बार मतदान में हिस्सा लिया था, क्योंकि आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। और ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो 61वां संविधान संशोधन था। तो अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाते हैं, तो देखते हैं आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो बताओ कौन है? तो इसका सही जवाब है राजीव कुमार। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन ने मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया है? तो बताइए कौन सा अमेंडमेंट था? तो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 61वां
संविधान संशोधन अधिनियम था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि 17वीं लोकसभा का कार्यकाल कब समाप्त होगा? तो जो ये लोकसभा चल रही है 17वीं लोकसभा, इसका कार्यकाल कब समाप्त होगा? तो इसका कार्यकाल 16 जून को समाप्त हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो एसटी के लिए कितनी सीटें रिजर्व की गई हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व की गई हैं और 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व की गई हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 47 सीटें आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है कि 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग के द्वारा दी गई टैगलाइन क्या है? तो चुनाव आयोग के द्वारा कौन सी टैगलाइन दी गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चुनाव का पर्व देश का गर्व। ये टैगलाइन चुनाव आयोग के द्वारा दी गई है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के चुनाव आयोग का ऐप नहीं है? VHA, सी विजिल, होप या KYC? कौन सा ऐप भारत के चुनाव आयोग का नहीं है? तो जो होप ऐप है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। VHA, सी विजिल और KYC ये तो इलेक्शन कमीशन के ही ऐप हैं, लेकिन जो होप है ये इलेक्शन कमीशन का ऐप नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव है? तो 2024 में जो ये चुनाव हो रहा है ये कौन सी लोकसभा का चुनाव है? तो 18वीं लोकसभा का चुनाव है। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आवश्यकता क्या है, यानी कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष की आयु कम से कम होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का चुनाव पहली बार किस वर्ष में किया गया था? तो पहली बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ था ये 1951 और 52 में हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष के बाद होता है? तो बताइए कितने वर्ष के बाद लोकसभा का चुनाव होता है? तो 5 वर्ष के बाद होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि भारत में आदर्श आचार संहिता कब लागू होती है? यानी कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता है, ये कब से लागू होती है? मतदान के तुरंत बाद, चुनाव से 1 महीने पहले, चुनाव तारीख की घोषणा के तुरंत बाद या इनमें से कोई नहीं? तो जो आचार संहिता होती है ना, ये जब चुनाव की तारीख की घोषणा होती है उसके तुरंत बाद से आचार संहिता लागू हो जाती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, चुनावी तारीख की घोषणा के तुरंत बाद आचार संहिता लागू हो जाती है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि चुनाव आयोग ने लोकसभा का चुनाव कराने के लिए 4 चैलेंजेस के बारे में बताया है। तो निम्न में से कौन सा एक नहीं है? तो मनी, मसल, मिस इन्फॉर्मेशन या मोब? तो कौन सा इसमें से नहीं है? तो मनी भी है, मसल भी है, मिस इन्फॉर्मेशन भी है, लेकिन मोब ये नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। इसकी जगह कौन सा आता? तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये चैलेंज यहाँ पर आता, लेकिन जो MOB है ये चैलेंज हाईलाइट नहीं किया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।